तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सारे लाइन बाय लाइन क्लियर किए जाएंगे, उसके बाद फिर इसका समरी बताएंगे। समरी के बाद इस चैप्टर में लास्ट में कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, उसको भी हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बोलकर बताऊंगी। अगर आपको सारे क्वेश्चंस आंसर्स लिखे हुए चाहिए तब आपको जाना होगा mektoss.com पे, जो कि एक वेबसाइट है। जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पर ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको क्लास सेलेक्ट करना है। जब आप क्लास सेलेक्ट करोगे तो फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर चैप्टर सेलेक्ट करना है। जब आप चैप्टर ओपन करोगे तो वहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के साथ साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसका आंसर मिल जाएगा विथ वीडियो लेक्चर, और इससे रिलेटेड क्विज भी मिल जाएंगे और इस चैप्टर का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इससे पहले जो इसका जो पहला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि फूड का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होता है। इंग्रेडिएंट्स का वहाँ पे हमने मीनिंग समझा था। इंग्रेडिएंट्स का मतलब ये होता है कि सामग्री, जैसे किसी भी फूड को बनाने के लिए, जैसे रोटी बनाना है तो रोटी को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें आटा चाहिए और साथ साथ पानी चाहिए। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इंग्रेडिएंट्स का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या समझना है, कंपोनेंट्स को समझना है। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है, ठीक, इस कंपोनेंट को मैं समझाऊंगी इस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है इसको पढ़ाने के बाद, तब आपको वो अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर 1 में हमने क्या किया था, लिस्ट बनाया था कि कौन कौन से फूड आइटम्स हम लोग खाते हैं। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map। और हमने क्या किया था कि जो फूड आइटम्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया था कि जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में किस किस तरह का भोजन किया जाता है। जैसे साउथ में किस तरह का भोजन हम लोग करते हैं, नॉर्थ में हम लोग कैसा करते हैं, जो आसाम वाला एरिया है वहाँ पे लोग किस तरीके का खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ को हम लोग फिर से देखेंगे यहाँ पर भी। ए मील, ठीक है, मील का मतलब होता है कि खाना, एक टाइम का खाना, और उस खाने में क्या क्या होगा, तो मतलब कंप्लीट जो खाना होगा एक टाइम का उसको हम लोग कहते हैं मील। तो मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कढ़ी। तो एक मील यानी कि एक टाइम का एक जो खाना होगा उसमें क्या क्या हो सकता है, चपाती मतलब रोटी हो सकता है, दाल हो सकता है, और ब्रिंजल कढ़ी, ब्रिंजल कढ़ी भी हो सकता है सब्जी के रूप में। ठीक है, दूसरा जो मील होगा उसमें क्या हो सकता है, तो राइस, चावल, चावल के साथ सांभर होगा, और वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी, और भिंडी की क्या होगी, सब्जी होगी। भिंडी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेडी फिंगर। जो तीसरा मील होगा, ईट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश कढ़ी एंड वेजिटेबल्स। अप्पम होगा जो मछली का, कढ़ी होगा फिश कढ़ी होगा, और उसके साथ कुछ सब्जियां होंगी। एक्टिविटी 1, आवर मील यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अभी जो 3 टाइप का मील देखा, फर्स्ट मील, सेकेंड मील, थर्ड मील, तो तीनों में हमने एक चीज़ देखा कि मील में जो एक आइटम होगा वो आइटम क्या चीज़ का बना होगा, कम से कम ग्रेन का होगा। ठीक है, एक आइटम जो होगा वो किस चीज़ का होगा, ग्रेन का होगा। ग्रेन का मतलब क्या होता है, चावल या गेहूँ या मक्का, इन तीनों में से किसी भी चीज़ का वो होगा। चावल का जैसे आटा हो गया, या चावल ही हो गया, या गेहूं का आटा हो गया, ठीक है, या मक्का का आटा हो गया। हम लोग का जो मील में एक जो काइंड होगा वो क्या होगा, ग्रेन से होगा, ग्रेन से बना होगा। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरा जो आइटम होगा उसमें क्या होना चाहिए, दाल होगा। अगर दाल नहीं है तो उसके जगह पे क्या होगा, मीट होगा, और क्या हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है, सब्जी हो सकती है। इट कुड ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, और उसमें क्या हो सकता है, उस मील में कर्ड, दही हो सकता है, या बटर मिल्क हो सकता है, एंड पिकल, अचार भी हो सकते हैं उसके साथ साथ। अब बात आती है सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। अब देखो यहाँ पे टेबल 2.1 में क्या है कि अलग अलग रीजन में, इंडिया के अलग अलग स्टेट में या रीजन में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि पंजाब में क्या है फेमस, सरसों
मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं वो मक्के की रोटी खाते हैं और वेजिटेबल में क्या खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं। तो यहाँ पे जो मक्का हो गया वो क्या हो गया, ग्रेन हो गया, क्योंकि मक्का यानी कि मेज किस में आता है, ग्रेन में आता है। तो देखो यहाँ लिखा है कौन सा रीजन है, पंजाब, ठीक है। इसमें आइटम ऑफ ग्रेन, ग्रेन में क्या है, मक्की या मक्का, जिसको कि इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं या मेज बोलते हैं, और इसकी क्या होगी, रोटी बनेगी, ठीक। दूसरा जो आइटम होगा वो आइटम अभी हमने इसके ऊपर क्या पढ़ा था कि एक आइटम होना चाहिए ग्रेन, ठीक है। दूसरा आइटम क्या होना चाहिए, दाल होना चाहिए या मीट होना चाहिए, और तीसरा आइटम हमने क्या पढ़ा था, वेजिटेबल होना चाहिए। तो दूसरा आइटम जो दाल होगा उसमें कौन सा दाल वो लोग प्रीफर करते हैं पंजाब वाले, राजमा, ठीक है, जिसको कि किडनी बीन्स भी बोलते हैं हम लोग, राजमा का दाल वो लोग प्रीफर करते हैं। तीसरा क्या होगा, वेजिटेबल, वेजिटेबल में सरसों साग, जो सरसों होता है मस्टर्ड, उसके लीफ का साग बनाया जाता है, तो मस्टर्ड लीफ करी, ठीक है। और इसके साथ साथ और वो लोग क्या लेते हैं, तो कर्ड, दही लेते हैं या घी, घी को किस पे लगाते हैं, तो मक्का का जो रोटी है उसके ऊपर घी को वो लोग लगाते हैं, और दही भी वो लोग उसके साथ साथ लेते हैं। तो उनका ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक मील है। कहाँ का मील है, पंजाब का मील है। वैसे ही आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, वो लोग क्या खाते हैं, तो ग्रेन में वो लोग राइस लेते हैं, चावल ज़्यादा वो लोग प्रीफर करते हैं। चावल के साथ दाल में वो लोग कौन सा दाल लेते हैं, तूर दाल, ठीक है। यहाँ पे तूर दाल, ये जो तूर दाल है, तूर जो वर्ड है ये जनरली आंध्र प्रदेश में यूज होता है। तो ये जो तूर दाल है वो किसको डिनोट करता है, तो रेड ग्राम को, जो कि रेड ग्राम ये जो वर्ड है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कॉमन है। रेड ग्राम से सब लोग समझ जाएंगे, रेड ग्राम हो गया, या फिर इसको पिजन पी भी बोला जाता है, या फिर इसको कैजनस केजान भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसी को, या अरहर का दाल आप लोग जानते होंगे, अरहर दाल, पिजन पी, रेड ग्राम या तूर दाल, ये सब इसी का नाम है, तूर दाल, ठीक है। तो दाल में कौन सा ये लोग लेते हैं, तूर दाल लेते हैं, या रसम या चारू, ठीक है। वेजिटेबल्स में ये लोग, आंध्र प्रदेश का कुछ फेमस होगा वेजिटेबल जिसका नाम है कुंदरू या दोंदा काई, ठीक है। और अदर्स में ये लोग क्या ले, ये लोग भी बटर मिल्क लेते हैं, घी और पिकल अचार वगैरह भी ये लोग लेते हैं। तो हम यहाँ आते हैं, सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन मैप इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में एक टेबल था जिसमें आपको क्या करना था, अपने फ्रेंड्स से जो कि अदर स्टेट में रहते हैं उनसे पूछकर एक टेबल बनाना था कि वो लोग वहाँ पे फूड कौन कौन सा फूड कंज्यूम करते हैं। तो उसी जो आप मैप बनाए होंगे उसमें से कुछ फूड आइटम्स को सेलेक्ट करना है। ऐड सम मोर मील टू दिस लिस्ट एंड इंटर दीज इन टेबल 2.1। और फिर उनके अकॉर्डिंग कि अदर स्टेट में कैसे कौन कौन सा फूड होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पंजाब में लोग क्या खाते हैं, आंध्र प्रदेश में लोग क्या खाते हैं, तो वैसे ही अदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो फेमस चीज़ है कि लोग वहाँ पे क्या खाते हैं उसको नोट डाउन करना है। Sometime we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. Sometime कभी कभी क्या होता है कि रियली में हमारे पास हमारे भोजन में जितना भी ये जो वैरायटी है, ऑल वैरायटी ग्रेन का या वेजिटेबल का या दाल का, ये वैरायटी प्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो ट्रैवलिंग के टाइम पे, उस यात्रा के टाइम पे जो भी हमें रास्ते में मिलता है वो हम लोग खा लेते हैं। जैसे कि भूजा मिल गया, ठीक है, या बिस्किट मिल गया, या कुरकुरे मिल गया, या फिर झाल मुड़ी मिल गया, जो भी मिल गया वो हम लोग उस टाइम पे खा लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो भोजन है वो कंप्लीट भोजन हमको मिल जाए, मतलब कि ग्रेन, वेजिटेबल और दाल, ये चीज़ का जो भोजन है, ये मील है, ये हमें ज़रूरी नहीं है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाए। जो मिलता है वो हम लोग खा लेते हैं। लेकिन देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके पीछे हालांकि कुछ ना कुछ रीज़न है कि क्यों हमारे भोजन में सारा चीज़ जो वैरायटी है, डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का, वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसके पीछे हालांकि कोई ना कोई तो रीज़न है। क्या हम लोग जो वैरायटी है सिर्फ टेस्ट के लिए खाते हैं कि अच्छा स्वाद मिले इसके लिए सिर्फ खाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और भी रीज़न है कि यही चीज़ सिर्फ क्यों चाहिए, ग्रेन ही क्यों चाहिए, वेजिटेबल ही क्यों चाहिए, दाल ही क्यों चाहिए? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा।
तो क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हो? डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? यानी कि हमारे बॉडी को क्या किसी ये जो डिफरेंट काइंड का जो फूड है वो स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए होगा। इस चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे कि डिफरेंट फूड आइटम्स क्यों चाहिए होगा, तो उसके पीछे क्या रीज़न है उसको भी हम लोग जानेंगे। लेकिन इतना पढ़ने के बाद हमें अब ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कंपोनेंट किसे कहते हैं और इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स वाला हमारा कंसेप्ट क्लियर था। अब हम लोग यहाँ पे क्या समझे कि तो यहाँ पे कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि एक मील को बनाने के लिए, एक मील को, एक टाइम का जो भोजन है उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? दाल चाहिए, वेजिटेबल चाहिए और ग्रेन चाहिए। तो दाल, वेजिटेबल या ग्रेन, इन सब के भी पीछे रीज़न होगा कि यही सब चीज़ क्यों चाहिए। जैसे दाल से प्रोटीन मिल जाएगा, ग्रेन से क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मिलेगा, वेजिटेबल से क्या मिलेगा? मिनरल्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा। तो ये जो चीज़ है कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सब जो है ये मेनली कंपोनेंट होता है। और इंग्रेडिएंट्स जो था वो क्या था कि इस कंपोनेंट को बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब था। जैसे कि दाल को बनाने के लिए क्या चाहिए? दाल चाहिए, कुछ मसाले चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, नमक चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स। और कंपोनेंट में क्या है कि वो जो है क्या प्रोवाइड कर रहा है, मतलब प्रोटीन चाहिए, ठीक। प्रोटीन के साथ साथ फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब चीज़ कंपोनेंट होता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? तो अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जो डिफरेंट फूड आइटम है, ठीक है, तो वो डिफरेंट फूड आइटम क्यों चाहिए, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो डिफरेंट फूड आइटम क्या क्या चीज़ को कंटेन करता है। तो वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि हर एक डिश, जो भी डिश हम लोग बनाते हैं, तो वो डिश जो होता है वो एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बना होता है। और वो जो इंग्रेडिएंट होता है वो कहाँ से मिलता है? तो उसका सोर्स क्या है? तो प्लांट और एनिमल से मिलता है। तो दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। मतलब कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन सब के पास कुछ न कुछ कंपोनेंट होता है। जैसे कि अगर हमको रोटी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए जो आटा चाहिए, तो गेहूं का आटा लेते हैं, ठीक है। तो गेहूं का अगर आटा है तो उसके पास कौन सा कंपोनेंट होगा? तो उसके पास कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ऐसे ही सारे कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो 5 कंपोनेंट होते हैं किसके? फूड के। दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड। और मेजर न्यूट्रिएंट जो हमारे फूड में प्रेजेंट होने चाहिए वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब ये जो 5 चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल, ये पांचों जो है वो आपके फूड में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही मेन आपका क्या है? कंपोनेंट है। अब क्लियर हो गया होगा कंपोनेंट का मतलब। क्यों हमको फूड में ये सारा डिफरेंट चीज़ चाहिए? क्योंकि हमको मेनली क्या लेना होता है? यही पांचों चीज़ को लेना होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल चाहिए होता है, ठीक है। तो ये मेन हो गया, मेन 5 कंपोनेंट्स। इसके साथ साथ इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इस पांचों के साथ साथ और क्या चाहिए होता है? तो डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होता है और वाटर भी चाहिए होता है। किस लिए? क्योंकि ये भी हमारे बॉडी को ज़रूरत है। ये चीज़ तो मान लो पांचों जो था, इन पांचों को हमने लिया, इनगल्फ किया। और भी कुछ ऐसा चीज़ होगा जो कि हमारे बॉडी के सफाई के लिए भी ज़रूरी होगा। जैसे कि डाइटरी फाइबर को और हम लोग क्या कहते हैं? इसको रफेज भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर या रफेज ये हमारे बॉडी को क्लीन करता है, ठीक है, क्लीन, साफ सफाई का काम करता है। या वाटर, ये भी क्या करता है? हमारी बॉडी को क्लीन करता है। जो भी हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बन गया उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए इस दोनों का जरूरत होता है। तो डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। जितने भी फूड हैं, ऑल फूड, वो सारे फूड सारे तरीके के न्यूट्रिएंट को कंटेन करते हैं। तो विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ सिंपल मेथड है, इन सिंपल मेथड के थ्रू हम लोग ये टेस्ट करेंगे कि कौन सा फूड जो है उसमें कौन कौन सा चीज़ प्रेजेंट है। तो किसका किसका टेस्ट करने वाले हैं हम लोग? कौन कौन सा न्यूट्रिएंट का? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, इन सब का हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करके पता करेंगे कि किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू
एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 चीज़ का जो टेस्ट है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, इन तीनों का जो टेस्ट है वो बहुत ही सिंपल है। किसके कंपैरिजन में, तो विटामिन्स और मिनरल्स के कंपैरिजन में। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो हमको अब क्या करना है कि ये सारे टेस्ट को परफॉर्म करना है और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको टेबल 2.2 में रिकॉर्ड करना है, लिखना है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। क्या बोल रहा है, इस टेस्ट को करने के लिए हमें 3 चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। किसका किसका सॉल्यूशन चाहिए, आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, घोल चाहिए, ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन। दूसरा क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, CuSO4, CuSO4 का भी सॉल्यूशन चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है, NaOH, इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आप लोग जानते होंगे पेपर बनाने में यूज होता है, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, टेक्सटाइल्स में यूज होता है, ठीक है, बहुत जगह इसका यूज है। तो यहाँ पर जो एक टर्म था क्या, सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये जो आयोडीन है या कॉपर सल्फेट है इसमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी मिलाना है। तो देखो यहाँ पे साइड में आपके बुक में लिखा है कि कैसे सॉल्यूशन बनाना है, पहले वो चीज़ हम लोग देखेंगे। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture of iodine to a test tube half filled with water। Dilute का मतलब क्या होता है, पानी मिलाना, ठीक है। अगर सिर्फ ये जो केमिकल है सिर्फ आयोडीन होगा, ओनली आयोडीन अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे, कंसनट्रेटेड बोलेंगे, ठीक है। उस आयोडीन में अगर पानी मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कैसा सॉल्यूशन, आयोडीन का जिसमें थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, तो उसमें क्या करेंगे, पानी लेंगे, ठीक है, पानी में थोड़ा आयोडीन को डाल देंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा। जब आप जाओगे अपने केमिस्ट्री लैब में तो एक टेस्ट ट्यूब होता है, ऐसे पतला सा होगा टेस्ट ट्यूब, ये ऊपर का माउथ इसका खुला होगा, इसमें आधा पानी भर दो और इसमें 2 बूंद क्या डाल दो, आयोडीन डाल दो। तो ये क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया आयोडीन का, ठीक है। दूसरा देखना है, दूसरा किसका सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 100 ml क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में पानी ले लेना है, कितना, 100 ml। वहाँ टेस्ट ट्यूब पे लिखा हो ml का लेबल लगा होता है, जितना लेबल होगा उसमें आपको 100 ml पे जाके पानी भर देना है, इतना तक। उसमें 2 ग्राम क्या कर देना है, कॉपर सल्फेट को डालना है। जब आप डाल दोगे तो कॉपर सल्फेट का आपका सॉल्यूशन तैयार है। नेक्स्ट किसका सॉल्यूशन बनाना है, कास्टिक सोडा का। तो इसमें क्या करना है कि 100 ml इसमें भी पानी लेना है और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा को डालना है, तो आपका ये सॉल्यूशन तैयार है कास्टिक सोडा वाला। नेक्स्ट अब आते हैं इधर, यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। तो ये तो सॉल्यूशन बनाते वक्त हमने देख लिया क्या चाहिए था, हमको टेस्ट ट्यूब चाहिए होता है और एक ड्रॉपर भी चाहिए होता है। ड्रॉपर क्यों चाहिए होगा, तो वो सॉल्यूशन में से थोड़ा सा सॉल्यूशन को लेके और जो भी फूड मटेरियल है उस पर डाल के तब हम लोग टेस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो ये जो हम लोग टेस्ट करेंगे वो किस किस तरीके के फूड आइटम्स पे टेस्ट करेंगे, तो पके हुए फूड पे, जो कुक्ड फूड है उसको भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो कच्चा फूड है, ठीक है, उसको भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो टेबल 2.2 shows you a way to record the observations from these tests। तो टेबल 2.2 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको बताना है। जैसे कि रॉ पोटैटो, कच्चा जो आलू होगा उसमें क्या होगा, स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा या फैट होगा। अगर स्टार्च होगा तो उसमें यस लिख देना, अगर प्रोटीन उसमें होगा तब उसमें यस लिखना है, या फैट होगा तो उसमें यस करेंगे, जिसमें जो प्रेजेंट होगा उसमें यस कर देना। इसी तरीके से इन सारे फूड आइटम्स को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। आलू को, दूध को, मूँगफली को, जो कच्चा राइस होता है उसको, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ फूड आइटम्स दिए हैं, उन सबको टेस्ट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स टेबल 2.2 में दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विथ दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। तो आपको जो टेस्ट करना है वो जो टेबल में दिए हुए फूड आइटम्स हैं उसके साथ करना है, या फिर कोई और फूड आइटम्स को लेके टेस्ट भी आप कर सकते हो। तो डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल।
आपको जो ये टेस्ट करना होगा बहुत ही केयरफुली करना होगा, बहुत ही ध्यान से करना होगा, और किसी भी केमिकल को आपको टेस्ट नहीं करना है, नहीं तो वो केमिकल जो है वो पॉइजनस भी हो सकता है और आपको हार्म कर सकता है। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. तो ये जो सॉल्यूशंस थे किसके किसके, कास्टिक सोडा के और आयोडीन के, इन सब के जो थे अगर रेडीमेड प्रिपेयर नहीं है तब आप अपने टीचर को बोलोगे, जो टीचर है आपके वो ये सॉल्यूशन बनाकर आपको देंगे। अब देखो सबसे जो ये जो टेस्ट है, Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. अब हम लोग को क्या करना है कि स्टार्ट कर देना है कि डिफरेंट फूड आइटम्स का टेस्टिंग। तो अगर जो हमारा फूड आइटम है अगर वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन जो मेन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे फूड में वो किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होता है या शुगर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग फूड में खा रहे हैं, ठीक, ले रहे हैं, तो वो हमारा जो फूड का एक कंपोनेंट है। तो क्यों हम कार्बोहाइड्रेट को लें, क्या ज़रूरत है लेने का, हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की क्यों ज़रूरत है? तो इसका आंसर ये है कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है किसी भी काम को करने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज को करने के लिए क्या चाहिए होता है सबसे ज़्यादा, एनर्जी। हाँ, एनर्जी चाहिए होता है। तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि ऐसा फूड आइटम जिसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है, ठीक है। टूटने के बाद वो हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी जो वर्ड है वो आप आगे की क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस फॉर्म में क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और किसी भी चीज़ को करने के लिए एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब इस कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे होगा। तो इसमें क्या करना है हमको कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इंग्रेडिएंट, थोड़ा सा फूड आइटम है जो पका हुआ है या फिर जो कच्चा जो फूड आइटम है उसको हम लोग को ले लेना है। लेने के बाद उस पर 2 से 3 ड्रॉप किसका, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो हम लोग बनाए थे उसका 2 से 3 बूंद उस फूड आइटम पे डाल देना है। जब आप डालोगे तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या उस फूड आइटम के कलर में कोई चेंज आया, क्या वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो जब आप देखोगे कि वो फूड आइटम ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो गया तब आपको ये समझ लेना है कि उस फूड में क्या प्रेजेंट है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा ही रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। तो ऐसा ही सेम टेस्ट आपको दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी करना है कि क्या उस फूड आइटम में भी स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ब्लू या ब्लैक कलर आता है तो स्टार्च प्रेजेंट होगा, अगर नहीं आता है तो उसमें स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट करना है, लेकिन टेस्ट करने से पहले हमें फिर से जानना होगा कि प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है। तो जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, तो वो हमारे बॉडी के टिश्यू को बिल्ड करता है, बनाता है और रिपेयर करता है। अगर कोई टिश्यू जो है वो टूट गया हो या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो उसको क्या करता है, रिपेयर करता है, ठीक करता है। और इसके साथ साथ प्रोटीन क्या करता है, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन होते हैं, या बॉडी का जो बहुत सारा केमिकल्स होता है, इन सब को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। बोन्स को, हमारे बॉडी में क्या है, हड्डी है, बोन्स है, मसल्स हैं, ठीक है, कार्टिलेज है, कान है, कान पोर्शन वो क्या है, कार्टिलेज का बना है। बोन और कार्टिलेज आगे जाके आप पढ़ोगे। बोन को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए, कार्टिलेज के लिए, आपके बॉडी का जो स्किन है उसके लिए, ब्लड के लिए, इन सब चीज को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन क्यों जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। फिर से आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में, कम अमाउंट में थोड़ा सा फूड आइटम ले लेना है।
इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, जिस फूड को आपको टेस्ट करना अगर वो फूड सॉलिड के फॉर्म में हो तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो आपको सबसे पहले उस सॉलिड को क्या करना है, तोड़कर उसको पेस्ट बना लेना है या फिर उसका पाउडर बना देना है। पाउडर बना दो और उसका पेस्ट बना दो फिर उसको, ठीक है। पाउडर बनाने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ग्राइंड करना होगा, उसको तोड़ना होगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, फूड आइटम को तोड़ना होगा पाउडर के फॉर्म में बनाने के लिए। तब क्या करना है, Put some of this in a clean test tube, add 10 drops of water to it। फिर क्या करना है कि उस पाउडर को, थोड़ा सा पाउडर लेके टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। अब उस टेस्ट ट्यूब में अब क्या करना है, 10 बूंद, गिन के 10 बूंद पानी डालना है उसमें और उस टेस्ट ट्यूब को हिलाना है, सेक करना है, ठीक है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब क्या करना है कि ड्रॉपर की हेल्प से 2 बूंद किसका, कॉपर सल्फेट का, किस में डालना है, वो जो आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें आपको 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालना है। उसके साथ साथ और क्या डालना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप किसका, कास्टिक सोडा को डालना है, किसमें, टेस्ट ट्यूब में। अब इन सब को डालने के बाद सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसको अच्छे से हिला हिलाकर उसको अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद उसको कुछ मिनट्स के लिए टेस्ट ट्यूब को स्टैंड में रख देना है और उसको फिर ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या देखने को मिलेगा, डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या जो टेस्ट ट्यूब के अंदर का जो भी मटेरियल्स था वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया। अगर वॉयलेट कलर में चेंज हो गया इसका मतलब कि उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो हम लोग जो टेस्ट किए उसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो फूड आइटम जो अगर सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हमने क्या किया, पाउडर बनाया, या उसको पाउडर के बाद उसको हम लोग पेस्ट बना लिए। यानी कि क्या किया, टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब में वो जो फूड आइटम है पाउडर के फॉर्म में उसको डाले, 10 बूंद हमने उसमें पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद वो हल्का पेस्ट टाइप का हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट डाले और 10 बूंद कास्टिक सोडा हमने उसमें ऐड किया, और इन दोनों को डालने के बाद अच्छे से मिला दिया, और मिलाने के बाद कुछ देर के लिए हमने छोड़ दिया। तब हमने क्या देखा कि जो फूड आइटम का जो कलर है वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया, यानी कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। अब इसी सेम टेस्ट को हम लोग को क्या करना है, दूसरे फूड आइटम्स पे टेस्ट करना है। टेस्ट फॉर फैट्स, फैट का हम लोग टेस्ट देखेंगे। टेस्ट को करने से पहले फिर से हम लोग जानेंगे कि फैट हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो फैट जो होता है, सबसे इसका पहला फंक्शन जाने तो फैट हमारे बॉडी में इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारी बॉडी को वार्म रखता है। और दूसरा जो इसका फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में ये भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब जो फैट होता है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, हमारे बॉडी में वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। और जब हमें ज़रूरत होती है तब ये फैट जो है वो एनर्जी धीरे धीरे प्रोवाइड करता है, और ये हमारे बॉडी के सेल ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अब हम लोग इसका पढ़ते हैं टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम, थोड़ा सा आपको फिर से फूड आइटम लेना है और करना क्या है कि रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, एक पेपर में लपेट के उसको तोड़ देना है, उस फूड को तोड़ देना है, क्रश कर देना है। टेक केयर दैट द पेपर डजंट टीयर, और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसके बाद क्या करना है, पेपर को धीरे से हटाना है, जिसपे पेपर को आपने जो लपेट दिया था उस फूड आइटम में और उसको तोड़ा था, तो धीरे से पेपर को हटाना है। डज इट हैव एन ऑयली पैच, तो क्या पेपर के ऊपर कुछ तेल टाइप का कुछ ऑयली पैच लगा हुआ है। पेपर पे आपको देखना है कि तेल लगा हुआ, उस पे तेल का कहीं कहीं पैच लगा हुआ है, पैच है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब आपको पेपर को लाइट के सामने रखना है, कुछ इस तरीके से। आर यू एबल टू सी द लाइट फैंटली थ्रू दिस पैच, क्या आप लाइट को इस पैच के थ्रू अस्पष्ट रूप से देख पा रहे हो या फिर आप क्लियरली देख रहे हो। मतलब कि ये तेल वाला जो पेपर है उसको अगर हम रख लिए अपने आँख के सामने और कुछ दूरी पे लाइट रखा हुआ है, तो क्या हमको वो लाइट क्लियर दिख पा रहा है या फिर अस्पष्ट रूप से दिख रहा है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, तो अगर जब आप टेस्ट किए, ठीक है, टेस्ट करने पे अगर पेपर पे
क्या आ गया, ऑयली पैच आ गया। इसका मतलब उस फूड आइटम में क्या फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी कभार क्या होता है कि जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें थोड़ा सा पानी भी होता है, भीगा हुआ दिखेगा तो उससे आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो। तो इसके लिए क्या करना है, देयर फॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो कुछ देर के लिए आपको उस पेपर को क्या कर देना है, सुखा देना है। सुखाने के बाद अगर उसमें पानी होगा तो वो पानी पेपर से बाहर निकल जाएगा, अगर तेल होगा तो वो पेपर पे लगा ही रह जाएगा। तो इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। इफ़ नो ऑयली पैच सोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डजेंट कंटेन एनी फैट। मतलब वही बात बोला कि अगर उसमें पानी होगा उस पेज पे तो वो पानी उड़ जाएगा और उस फूड आइटम में कोई फैट नहीं होगा। अगर पानी वो नहीं उड़ा यानी कि उसमें वो लगा ही रह गया, इसका मतलब ये है कि उसमें फैट प्रेजेंट है उस फूड में। तो व्हाट डू दीज टेस्ट शो। तो ये जो टेस्ट है वो क्या शो करता है, क्या बताता है। आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। आपने जो भी टेस्ट किया अब तक उसमें फैट, प्रोटीन या स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सकता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। और ये भी आपको फाइंड करने को मिला होगा कि कुछ ऐसे भी फूड होंगे जिनमें कि इन तीनों में से कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं होगा। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हमने अभी तक 3 न्यूट्रिएंट के लिए टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम। इसके साथ साथ जो विटामिन्स और जो मिनरल हैं ये भी न्यूट्रिएंट है, ये भी डिफरेंट फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी को क्यों चाहिए होते हैं। तो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का यूज़ तो हम लोग जान चुके हैं, और अब जानना है विटामिन्स और मिनरल्स का क्या यूज है हमारे बॉडी में। तो वो चीज़ हम यहाँ आगे देखेंगे। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। हमारे बॉडी के लिए जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्यों चाहिए होते हैं। तो इसमें से कुछ आप लोग जान चुके हैं और कुछ आपको जानना है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारे बॉडी को जो मेन सोर्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। जो फैट होता है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन फैट जो होता है वो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर करके रखता है। तो देखो थोड़ा सा डिफरेंस है। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि जो फैट होता है वो एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। अगर मान लो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम फैट है तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़ा सा कम एनर्जी देगा इन कंपैरिजन टू फैट। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसा फूड जिसमें फैट हो या कार्बोहाइड्रेट हो उसको हम लोग कैसा फूड कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, क्योंकि दोनों जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये चीज़ भी आपको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी को क्या करता है, ग्रोथ करवाता है हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी का जो भी टिश्यू है जो डैमेज हो गया है उसको रिपेयर भी करता है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखो सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का कौन कौन सा सोर्स हो सकता है, किस किस फूड आइटम से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है राइस। जो चावल खाते हैं हम लोग उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। रोटी जो है इससे भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बाजरा इससे भी मिलता है। मक्का से इससे भी मिलता है। मैंगो जो है आम वो जो खाते हैं उससे भी मिलता है। मेलन तरबूज हो गया या जो खरबूज है उससे भी मिलता है। पपाया पपीता से भी मिलता है। शुगर केन इस शुगर केन से ही मिलता है, ठीक है। शुगर जो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या था, शुगर, इससे भी मिलता है, ठीक है। आलू से इससे तो और ज़्यादा ही मिलता है, और स्वीट पोटैटो इससे भी मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, कुछ सोर्स जो है वो फैट के दिए हुए हैं कि फैट किस किस चीज़ से मिल सकता है। तो जो फैट का सोर्स है वो 2 सोर्स है, एक सोर्स है प्लांट सोर्स, दूसरा सोर्स है एनिमल सोर्स। तो पहले देखते हैं हम लोग प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में हमको फैट क्या चीज़ से मिलेगा, तो ग्राउंड नट, मूंगफली,
ऑयल से मिल सकता है, या देखो दूसरा है कोकोनट ऑयल, नारियल का जो तेल है उससे भी मिलता है। सनफ्लावर ऑयल इससे भी मिल सकता है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का जो तेल है उससे भी मिल सकता है। या सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन जो होता है वो इससे भी फैट मिल सकता है। ठीक है, सोयाबीन जो होता है उससे प्रोटीन भी मिलता है। नेक्स्ट हम लोग आगे और देखेंगे, सोयाबीन जो होता है वो प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। तो ये सब जो थे वो प्लांट सोर्स थे। एनिमल सोर्स है फैट का क्या है, मिल्क, बटर, घी। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो हमको पता है कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी में ग्रोथ और जितने भी जो डेड सेल है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो देखो, ऐसा फूड जिसमें बहुत सारा प्रोटीन हो तो उस फूड को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब देखो प्रोटीन का यहाँ पर सोर्स दिया हुआ है। दो सोर्स होता है मेनली, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स में क्या क्या है प्रोटीन का, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी तरह का जो दाल होता है, क्या दाल, पल्सेस, उससे मेनली हमको प्रोटीन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, चना, ग्राम से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। मूंग से भी प्रोटीन मिलता है। तूर दाल मतलब क्या होता है, अरहर से भी प्रोटीन मिलता है। बीन्स, इससे भी प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन से तो प्रोटीन मिलता ही है, तो आपको पता है। मटर, पीज, इससे भी प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ग्राम, मूंग, तूर मतलब अरहर, ये सब क्या है, ये सब दाल है। तो दाल से मेनली हमको प्रोटीन मिलता है। तो ये प्लांट सोर्स थे। अब हम लोग को देखना है कि एनिमल सोर्स क्या है जिससे कि प्रोटीन मिलता है। तो मिल्क, जब आप दूध पीते हो तो उससे आपको प्रोटीन मिलता है। एग्स, अगर कोई एग कंज्यूम करता है तो उससे भी प्रोटीन मिलता है। पनीर, फिर है फिश और मीट, इससे भी प्रोटीन मिलता है। तो ऐसे फूड जिसमें कि प्रोटीन्स ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन्स, कि विटामिन्स क्या क्या करता है। तो देखो, जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, तो बहुत टाइप के जो डिजीज़ होते हैं तो उस बहुत सारे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में ये विटामिन्स जो होता है वो हेल्प करता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो जितने भी विटामिन्स होते हैं वो हमारे आँख, हड्डी, दांत और गम्स, इन सबको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। तो ये जो विटामिन्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं और उनके डिफरेंट काइंड की वजह से उनका डिफरेंट नाम है। तो इसमें से कुछ विटामिन्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, डी, ई और के। तो यहाँ पर कितने सारे विटामिन दिए हुए हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई, के। और एक और ग्रुप है विटामिन का जिसको कि देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक और ग्रुप है विटामिन बी, ठीक है। तो उस विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे और विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B6, ऐसे ही बहुत सारे इसमें विटामिन्स होते हैं, इसीलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो क्या लिखा है, आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। मतलब हमारे बॉडी को ये जो जितने टाइप के यहाँ पर विटामिन्स दिखाए गए आपको, आपने देखा ये सारा विटामिन्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन इन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब क्यों चाहिए होता है विटामिन, ताकि ये बहुत तरह के जो डिजीज है उससे हमको प्रोटेक्ट करे। जैसे कि यहाँ लिखा है क्या, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। तो जो विटामिन ए होता है वो हमारे स्किन, बॉडी में जो स्किन होता है, स्किन और आँख को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अगर मान लो किसी को विटामिन ए की कमी हो गई तो उसको क्या होगा कि आँख से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। तो वो बीमारी उसको हो जाएगी अगर विटामिन ए की कमी है। तो हमको क्या करना है कि विटामिन ए लेना है जिससे कि आँख हमारा स्वस्थ रहे, स्किन ठीक रहे। फिर क्या है कि विटामिन सी जो होता है वो हेल्प करता है बॉडी को कि टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। और विटामिन सी जो होता है वो हमारे बॉडी को हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, तो बहुत सारे डिजीज से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी। अब विटामिन डी क्या करता है, तो ये हेल्प करता है आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी क्या चीज़ में हेल्प करता है, तो ये हमारे बॉडी को कैल्शियम की यूज़ करने में हेल्प करता है जिससे कि हमारा बोन और टीथ कैसा रहे, हेल्दी रहे।
तो देखो क्या लिखा है, फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स एज सोन इन फिगर 2.6 to 2.9। तो बोल रहा है कि ऐसे फूड्स जिसमें कि बहुत तरह के जो विटामिन्स हैं वो प्रेजेंट है, उसका फिगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर है विटामिन ए, तो विटामिन ए किस किस सोर्स से मिल सकता है, तो मिल्क से आपको विटामिन ए मिलेगा, फिश ऑयल जो होता है उससे भी मिलेगा, और मैंगो, ये आप याद रखना, आम जो आप खाते हो ना, अभी सीज़न आने वाला है आम का, तो उससे क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। जो गाजर होता है, कैरेट, इससे भी विटामिन ए मिलता है। पपाया, पपीता जो आप खाते हो उससे भी विटामिन ए मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें आप खाते हो तो आपको आँख और स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी का क्या क्या सोर्स है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है राइस, व्हीट एंड लीवर। लीवर किसका होगा, तो जो जानवर हैं उनका लीवर। तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिटिव लीवर होता है वो किसका होता है, बीफ लीवर होता है, जिसको कि गौ जिगर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सम सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का क्या क्या सोर्स है, तो मैं इसके लिए क्लू बता देती हूँ कि जितना भी जो खट्टा वाला जो भी फूड होगा, ठीक है, जो खट्टा टाइप का होगा, उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। जैसे टमाटर, टमाटर कैसा लगता है आपको खाने में, खट्टा लगता है, तो इसमें क्या होगा, विटामिन सी ज़्यादा होगा। संतरा जो आप खाते हो, ऑरेंज, वो भी थोड़ा कैसा लगता है, खट्टा टाइप का लगता है, तो उसमें भी विटामिन सी होगा। ग्वावा, अमरूद खाते हो, उसमें भी विटामिन सी है। ग्रीन चिली जो हरी मिर्च होती है उसमें भी है। लेमन, आंवला, ये सब में क्या है, विटामिन सी ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट आपका क्या है, सम सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का कुछ सोर्स है यहाँ पे, तो देखो नॉनवेज वाले में क्या क्या है, फिश है, एग है एंड लीवर है, ठीक, और क्या है, मिल्क एंड बटर। इन सब से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सनलाइट। सनलाइट जो होता है वो सबसे अच्छा सोर्स है किसका, विटामिन डी का। लेकिन जब फूड मटेरियल्स की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, तो फूड में हमें किससे किससे विटामिन डी मिलेगा, तो फिश से, एग से, लीवर से और मिल्क या बटर से। तो यहाँ पर विटामिन्स की बात खत्म होती। अब हम लोग आते हैं किस पे, मिनरल्स पे। तो जो मिनरल्स होता है वो हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है, बॉडी में मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में उसकी ज़रूरत होती है, कम अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल जो है वो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी का हेल्थ जो है वो अच्छा करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल एज सोन इन फिगर 2.10। अब कुछ कुछ सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है किसका, मिनरल्स का, जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है। तो देखो यहाँ पे फिगर में क्या लिखा हुआ है, सोर्सेस ऑफ सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स के सोर्स हैं यहाँ पे। जैसे कि आयोडीन, आयोडीन हमको किस किस चीज़ से मिल सकता है, जिंजर, अदरक, अदरक आप लोग खाते हो, अदरक से मिल सकता है आयोडीन। फिश से मिल सकता है। नेक्स्ट आपका है सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, जैसे आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ये सब जो एलिमेंट है मतलब मिनरल्स है, ये सब कैसे मिलेंगे, तो फॉस्फोरस का जो सोर्स हो गया वो क्या है, बनाना, केला से मिलेगा, चिली से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, और राइस और व्हीट से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, आयरन, सम सोर्सेस ऑफ आयरन। आयरन कैसे मिलेगा, ये देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, पालक होगा, एप्पल है, ये क्या है, लौकी है, और ये लीवर है। नेक्स्ट आपका क्या है, सम सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिलता है, तो कैल्शियम का तो आपको पता होगा कि दूध पीने से कैल्शियम मिलता है, हड्डी मजबूत होता है, ठीक है। और क्या है, एग, इससे भी क्या मिलता है, कैल्शियम। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मोस्ट फूड आइटम्स, बहुत सारे ऐसे फूड आइटम हैं जिनके पास यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, जो कि एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि ये व्हीट या राइस है, ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं, ठीक है, अभी फॉस्फोरस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक फूड आइटम जो है वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकता है। तो यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो ये सब जो बात है आपको तब क्लियर हुई होगी जब आप ये टेबल जो था 2.2 उसको जब आप फिल किए होगे। यहाँ जो टेबल था ना कि किससे क्या मिलता है, कच्चा आलू से क्या मिलता है, स्टार्च मिलता है, ठीक है, मिल्क से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ग्राउंडनट से फैट मिलता है,
However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. तो क्या बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा जो भी फूड मटेरियल रॉ मटेरियल जो प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें ये हो सकता है कि एक न्यूट्रिएंट मान लो कि फैट ज़्यादा क्वांटिटी में, ठीक है, और उसमें प्रोटीन क्या होगा, थोड़ा कम होगा, या फिर इसका इन्वर्सली भी हो सकता है कि प्रोटीन ज़्यादा होगा और उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होगा। यानी कि जो पूरा मिला के जो बात है कि उसमें क्या होगा कि एक न्यूट्रिएंट जो है उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर न्यूट्रिएंट। तो जब राइस होता है, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, किसके कंपैरिजन में, अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में। दस वी से दैट, इसलिए हम लोग राइस को क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, यानी कि जो फूड मटेरियल में सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका नेमिंग करते हैं। अब क्या है, बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट, अभी तक हमने 5 न्यूट्रिएंट पढ़ा। कौन कौन सा पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन पांचों के अलावा भी हमारे बॉडी को 2 न्यूट्रिएंट और चाहिए होता है। वो 2 न्यूट्रिएंट का नाम क्या है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ठीक है, आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। तो डाइटरी फाइबर जो होता है उसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, रफेज भी बोलते हैं। ठीक है, रफेज। डाइटरी फाइबर जो हो वो भी मेनली क्या है, फैट ही है एक तरह से। वो ये 2 टाइप का होता है, जो कि मैं आपको पहले बताई कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। मतलब जब भी हम जैसे कोई फ्रूट्स लेते हैं, कोई वेजिटेबल्स लेते हैं, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव इंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है, और कुछ पोर्शन जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। वो हमारे पूरे फूड पाइप में जितना भी हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव जो पार्ट है सब जगह वो मूव करता है, और जो हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक जो भी वेस्ट जो प्रोड्यूस हुए हैं उस टॉक्सिक वेस्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। इसीलिए इसको रफेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। तो ये जो डाइटरी फाइबर है, रफेज है, ये मेनली कौन प्रोवाइड करता है हमको, किससे मिलेगा, तो ये प्लांट प्रोडक्ट से मिलेगा। ठीक है, मेनली किससे मिलेगा, प्लांट प्रोडक्ट से मिलेगा। होल ग्रेन्स एंड पल्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। यानी कि रफेज का क्या क्या सोर्स हो गया, तो पूरा ग्रेन, जितना भी ग्रेन होता है, व्हीट, मेज, राइस, इन सब से मिलेगा। दाल, पल्सेस, जितने भी तरह के दाल होते हैं उनसे मिलेगा। पोटैटोज, आलू से, या फिर कई तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उनसे, और वेजिटेबल्स से मिलेगा। वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। क्या बोल रहा है, रफेज जो होता है वो हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन फिर भी ये हमारे फूड का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, और ये हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है, जब ये हमको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता ही नहीं, ठीक है, फिर भी एसेंशियल कंपोनेंट है। क्योंकि सिर्फ न्यूट्रिएंट लेना ही तो हमारे बॉडी का काम नहीं है, हमारे बॉडी का साफ सफाई भी तो होना चाहिए। जो भी टॉक्सिक एलिमेंट है उसको भी तो निकालने के लिए कुछ चाहिए, तो वो ये करता है। तो दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। इसका मतलब ये होता है कि जो डाइटरी फाइबर है वो हमारे बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, उसको बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट है आपका वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। अब वाटर का काम क्या होता है, तो वाटर जो होता है, जो भी हम लोग फूड मटेरियल इनगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो उसमें से न्यूट्रिएंट को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कराने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और क्या कराता है वाटर, कि हमारे बॉडी से ये भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। किसके हेल्प से, तो जब आपके बॉडी से जो पसीना आता है, ठीक है, जो स्वेट होता है, वो भी क्या है, बॉडी का वेस्ट मटेरियल है जो वाटर के हेल्प से बाहर आ रहा है। या फिर जो आपका यूरिन है, यूरिन भी क्या है, जो बॉडी का जो वेस्ट बच जाता है वो बाहर निकलता है, किसके हेल्प से, यूरिन से। तो नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। तो जो हमारे बॉडी के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होता है वो कैसे मिलता है, कहाँ से हम लोग लेते हैं, तो नॉर्मली वही वाटर से मिलता है जो हम लोग पानी जो ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। जैसे कि पानी सिंपल पी सकते हो आप, मिल्क उसमें भी थोड़ा बहुत वाटर होता है, टी उससे भी मिल सकता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स।
उसके साथ साथ कि बहुत सारे ऐसे कुक्ड फूड हैं, पकाए हुए जो फूड है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो उससे भी पानी मिलता है, वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होता है। तो लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्स होंगे जो हमको वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3। तो टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आप क्या करो, एक टमाटर ले लो या फिर फ्रूट्स में जैसे कि लेमन भी क्या है, फ्रूट ही है, ठीक है। तो फ्रूट लेमन ले लो, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। इसके बाद टमाटर को या लेमन को स्मॉल स्मॉल पीस में कट कर दो। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। तो जब आप काटोगे तो आपके हाथ पे क्या होगा, पूरा आपका हाथ भीग जाएगा। कैसे, तो उसके अंदर का मटेरियल से, उसके अंदर के लिक्विड से। तो केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। तो आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जब आपके घर पे आपसे जो बड़े होंगे, जो आपके घर में खाना बनाते होंगे, उनको आप देखना कि जब भी वो कोई सब्जियां या कोई फ्रूट्स को कट करते हैं या फ्रूट को छीलते हैं या सब्जी को मान लो छील रहे हैं, ग्रेटेड एंड मैश्ड। ग्रेटेड मैश्ड का मतलब क्या है, उसको एकदम क्रश कर देना और उसको मसल देना। तो जब ऐसा हो रहा होता है तब आप देखो कि पूरा वो उनके हाथ पे लिक्विड लग जाता है। तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स देखा है जिसमें कि बिल्कुल ही वाटर नहीं होता? तो इसका आंसर ये होगा कि नहीं, ऐसा कोई फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल्स नहीं होता जिसमें कि बिल्कुल ही वाटर नहीं हो। हाँ, वाटर का जो अमाउंट है, जो कंटेंट है, वो वेरी कर सकता है, फ्रूट टू फ्रूट वेरी कर सकता है। जैसे कि कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो वाटर का जो अमाउंट है, मतलब वाटर कितना है, वो वाटर उसमें ड्राई फ्रूट्स में कम होता है। वहीं हम दूसरे फ्रूट्स की बात करते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया या फिर संतरा हो गया, तो इसमें क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम या काजू, ये सब में क्या होता है, वाटर बहुत कम होता है, 1% से भी कम होता है, लेकिन वाटर जरूर प्रेजेंट होता है। बिना वाटर के कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं होता। और वेजिटेबल्स में भी कोई भी ऐसा वेजिटेबल्स नहीं होता जिसमें कि वाटर नहीं हो। सारे वेजिटेबल्स में कुछ ना कुछ वाटर जो है वो प्रेजेंट होता ही है। तो we see that many food materials themselves contain water. To some extent our body need are made by this water. Apart from this we also add water while cooking many food items. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं जिनमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है और वो हमारे बॉडी का जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको वो लोग फुलफिल कर देते हैं। इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, वाटर ड्रिंक भी कर लेते हैं। और जब हम किसी फूड मटेरियल्स को, किसी खाना को जब बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर को मिलाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। तो डाइट का मतलब ये होता है कि जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे, जो हम लोग रोज का रोज जो रेगुलर बेसिस पे जो हम लोग खाना लेते हैं, मील लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, डाइट है। तो ऐसा डाइट होना चाहिए जो कि पूरा बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ कि जो भी न्यूट्रिएंट है, जो 5 कंपोनेंट्स जो न्यूट्रिएंट थे वो हमारे डाइट में, वो हमारा जो रेगुलर बेसिस का जो खाना है, जो नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं उसमें वो सारा का सारा 5 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड कहेंगे। और 5 कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है, उसके साथ साथ जो उसका क्वांटिटी है कि कितने अमाउंट में किस चीज़ को लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, ठीक है, तो वो सब चीज़ जो बैलेंस्ड होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। तो ये भी क्या बोल रहा है, जो खाना, जो फूड हम लोग नॉर्मली ईट करते हैं दिन भर में, ठीक है, तो वो क्या है, डाइट है। किसके लिए, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। हमारा अच्छा हेल्थ के लिए, अच्छा ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, हम लोग डाइट को लेते हैं। तो आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। जो मैं आपको बताई कि हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और उनका क्वांटिटी जो है वो राइट अमाउंट में हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा हो गया और दूसरा जो है बिल्कुल कम हो गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सब बैलेंस्ड वे में होना चाहिए।
नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। वही मैं आपको बताई कि एक जो है वो बहुत ज़्यादा और दूसरा जो है बहुत कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और डाइट में इन पांचों न्यूट्रिएंट के साथ साथ रफेज और वाटर भी होना चाहिए। तो ऐसे डाइट को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट। अब समझ आया बैलेंस्ड डाइट किसको कहते हैं? अब क्या बोल रहा है, डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोच सकते हो कि जो लोग हैं उन सारे एज पे, जैसे बचपन में जो थोड़े यंग स्टेज में होंगे या जो बूढ़े होंगे, क्या सबका जो डाइट है वो सिमिलर काइंड का है, सेम है? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? और फिर आपसे पूछा कि क्या आप ये भी सोच सकते हो कि जो हमारा जो बैलेंस डाइट है वो हमारे बॉडी के वर्कआउट पर भी डिपेंड करता है, कि वैसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जो दिन भर में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, बहुत काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका जो बैलेंस डाइट होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू किसका? वैसा पर्सन जो कि बिल्कुल आराम से रहता हो, उतना भाग दौड़ नहीं करता हो, बिल्कुल बस आराम स्टेज उसको चाहिए। ठीक है, तो दोनों का जो डाइट है वो थोड़ा डिफर करेगा। तो हाँ, बिल्कुल डिफर करेगा। जैसे कि अब देखो, अब इससे पहले आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं या जो यंग है या फिर जो बच्चा है, सबका जो डाइट है वो डिफर करेगा। हाँ, डिफर करेगा, क्योंकि सबका जो वर्कआउट करने का जो एबिलिटी है, काम करने की जो एबिलिटी है, वो भी सबकी अलग अलग है। दूसरा कि सबका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी डिफरेंट कर जाता है, कि जो बहुत ही यंग होंगे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो बूढ़े हो जाते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता। तो उनको उनके एज के अकॉर्डिंग क्या है, डाइट चेंज करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। तो सप्ताह भर में आप क्या क्या खाते हो उसका आप चार्ट बनाओ। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और आपको ये भी चेक करना है कि जो आपका एक फूड आइटम है उसमें वो सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं है जो आप दिन भर में खा रहे हो। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड आपको पता है कि वैसा एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है जो मूंग में या चना में निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्प्राउटेड सीड। ठीक है। फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली वगैरह होता है, तो उसमें एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये कहाँ का फूड है? तो साउथ इंडियन फूड है, जैसे इडली। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर का मतलब क्या होता है? आटा होता है। तो बहुत सारे आटा को मिला के जैसे मिसी रोटी बनाया जाता है, थिपला बनाया जाता है, मेड फ्रॉम सीरियल एंड पल्सेस, मतलब चावल या गेहूं या दाल के आटे से भी क्या बनाया जाता है? बहुत तरह की रोटी बनाई जाती है। बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर फूड आइटम्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो इतने तरह के जो फूड आइटम है वो क्या है? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material। तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी पर्सन जो है वो अपना कंप्लीट बैलेंस डाइट ले सकता है बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए, क्योंकि ये सब जो फूड मटेरियल्स हैं ये क्या है? उतने महंगे तो मिलते नहीं है, लेकिन इनमें सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन बना के खाएं, ठीक है, तो हमारा बैलेंस डाइट भी पूरा होगा और हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि हमारा बैलेंस डाइट पूरा कंप्लीट करने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सब्जियां हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स है, ग्रेन है, पल्स है, जिससे कि हमारा जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, जो बैलेंस डाइट है, वो हमारा फुलफिल होता है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost। तो सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि राइट टाइप का ही फूड लेना काफ़ी है, ऐसा नहीं है। जो भी हम लोग फूड लें, ठीक है, उसको अच्छे से कुक्ड करें, अच्छे से उसको पकाएं, जिससे कि उसका जो न्यूट्रिएंट है वो लॉस्ट नहीं हो। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? क्या आप जानते हो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि कुकिंग के टाइम पे या जब उसको हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते खाना के लिए, तो उस टाइम पे वो लॉस्ट हो जाते हैं। तो इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स washed आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट
may result in loss of some vitamins। तो आप ऐसा जानते हो कि कुछ फ्रूट्स हैं या कुछ वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनको कि छीलने के बाद या कट करने के बाद जब आप उसको धोते हो तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं, और तब हम उसकी जो सब्जी बनाते हैं तो उतना हमको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आलू को सिंपल छील लेते हैं, ठीक है। छीलने के बाद उसको पहले धो लेना चाहिए और तब उसको कट करके और सब्जी बनानी चाहिए। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आलू को छील लिया, ठीक है, छीलने के बाद फिर उसको कट भी कर दिया और कट करने के बाद उसको जब धोएगा तो आलू में क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कट करने के बाद जब आप उसको धोते हो तब उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो वॉश आउट हो जाता है। तब जो उस आलू को जो खाएगा, ठीक है, तो उसमें वो कार्बोहाइड्रेट कम होगा। लेकिन जो पर्सन बिना कट किए हुए धोया था तो उसको ज़्यादा मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। द स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। और क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं जिनके स्किन में, जिनका जो छिलका होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्स में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि जो राइस है, ठीक है, और जो दाल है, पल्सेस है, उनको भी रिपीटेड बहुत बार वॉशिंग करने से उनसे भी क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो थोड़े अमाउंट में लॉस्ट हो जाते हैं। तो वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट्स ईजियर टू डाइजेस्ट। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ को पका कर खाने से, कुकिंग करने से क्या होता है कि उस फूड का फ्लेवर जो है वो थोड़ा इन्हांस हो जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आने लगता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है, और हमारे बॉडी के लिए ये भी इजी हो जाता है उसको डाइजेस्ट करना। तो एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो टेस्ट तो बढ़ रहा है और डाइजेशन भी उसका इजी हो रहा है, तो उसके साथ साथ कुकिंग करने से क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी लॉस्ट हो रहे हैं। तो मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। और क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं या बहुत सारे मिनरल्स भी हैं जो कि लॉस्ट हो जाते हैं। कब? जब हम लोग कुकिंग के टाइम पे एक्सेस, बहुत ज़्यादा पानी का जब हम लोग यूज करते हैं तो उससे बहुत सारे प्रोटीन्स या मिनरल्स निकल जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। और क्या बोल रहा है कि जो विटामिन सी होता है वो आसानी से हीट के द्वारा निकल जाता है जब हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं। Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? तो क्या ये समझदारी वाली बात नहीं होगी कि हमारे डाइट में कुछ कच्चे फल और सब्जियां हम लोग इंक्लूड करें? तो हाँ, ये समझदारी वाली बात तो है ही, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या हो रहा है कि हम लोग पका रहे हैं तो उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस्ट हो जा रहे हैं। तो अगर हम लोग कच्चा ही खाएं तो उससे वो न्यूट्रिएंट क्या है, लॉस्ट नहीं होगा और वो न्यूट्रिएंट हमको मिल जाएगा। तो बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। बूझो क्या सोचता है कि जो फैट होता है वो सबसे अच्छा फूड होता है खाने के लिए, ऑल द टाइम, हमेशा खाने के लिए, ठीक है। एक कटोरी या बाउल, जिसको कटोरी बोलते हैं या बाउल बोलो, ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। मान लो कि एक कटोरी में कोई फूड है, ठीक है, तो एक कटोरी जो है उसमें जो अगर मान लो सिर्फ फैट होगा तो वो फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसके कंपैरिजन में, तो एक कटोरी खाना जो कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है उससे। इजंट इट? हाँ, ये बात सही है। आप इससे पहले क्या पढ़े थे कि जो फैट होता है वो मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फ्रूट लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा स्वीट्स। तो बूझो क्या बोल रहा है कि कुछ वो नहीं खाएगा, वो क्या खाएगा, सिर्फ फ्राइड फूड खाएगा जिससे कि फैट मिले, समोसा खाएगा, पूरी खाएगा, मलाई, रबड़ी, पेड़ा खाएगा। तो डू यू थिंक ही वॉज राइट? तो क्या आप सोचते हो कि वो सही है? समोसा से तो फैट ज़्यादा मिलेगा तो समोसा उसको खाना चाहिए, पूरी खाना चाहिए। तो क्या ये सही है? वो ऐसा सही सोच रहा है? तो नहीं, नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, वो सही नहीं सोच रहा। क्यों? इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। तो ये हमारे बॉडी के लिए
बहुत हार्मफुल होता है। फैट चाहिए लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। अगर वो क्वांटिटी लिमिट से जब ज़्यादा क्रॉस हो जाती है तो वो हमारे बॉडी के लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, और हम लोग किसके शिकार हो जाते हैं, मोटापा के शिकार हो जाते हैं। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जैसे कोई कोई स्टूडेंट, कोई कोई बच्चे कैसे होते हैं, एकदम मोटे हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे ये जो बूझो है, ये सोच रहा है कि अगर ये फैट बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा तो पहले कैसा था, पतला दुबला था, अब देखो कैसा हो गया, मोटू मल हो गया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज़। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में तो उसकी वजह से डिजीज़ होने लगते हैं, कई तरह की बीमारियां होने लगती है, ठीक है। तो ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट सम टाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। क्या होता है कि कभी कभी कोई पर्सन है, वो इनफ मतलब जितना फूड चाहिए होता है उतना फूड तो वो पेट भर के खा रहा होता है, ठीक है, लेकिन उसके फूड में जो न्यूट्रिएंट चाहिए बॉडी को, वो न्यूट्रिएंट उसके फूड में प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर ऐसा प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है, काफ़ी दिन तक ऐसा होते रहता है, तब उस पर्सन में क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है, किसका, न्यूट्रिएंट का, ठीक। तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। तो क्या बोल रहा है कि इसी तरह से अगर एक या उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होते रही हमारे बॉडी में तो हमको क्या हो जाएगा, डिजीज होगा या डिसऑर्डर होगा। तो डिजीज दैट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, तो वैसा डिजीज जो न्यूट्रिएंट के कमी से होता है, न्यूट्रिएंट कब, बहुत दिन से जो न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा उसके कमी से हो रहा, तो उसको कौन सा डिजीज बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हैं, ठीक है। कौन सा डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज। तो इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and डायरिया। देखो यहाँ पे डायरिया का स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसा स्पेलिंग नहीं है, ठीक है, तो स्पेलिंग याद रखना इसका। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसको कि प्रोटीन्स जो है उसके फूड में काफ़ी दिन से नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो ग्रोथ है, बॉडी का ग्रोथ है, वो रुक जाएगा। उसका जो चेहरा है वो पूरा फूला फूला स्वेलिंग हो जाएगी उसके फेस में, और उसका जो हेयर है वो ब्लैक से कैसा होने लगेगा, वाइट होने लगेगा, डिसकलर होने लगेगा, और उसके स्किन पे भी बहुत तरह के डिजीज़ दिखने लगेंगे, और डायरिया हो जाएगा उसको। किसकी वजह से, तो प्रोटीन नहीं मिला तब। फिर क्या है, इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहे हैं कि अगर डेफिशिएंसी हो गया किसका किसका, तो कार्बोहाइड्रेट साथ साथ प्रोटीन, दोनों का डेफिशिएंसी हो गया, तब जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा एकदम रुक जाएगा। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन, तो वो जो पर्सन होगा वो बहुत ही पतला दुबला पतला एकदम हो जाएगा। सो वीक दैट ही सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, इतना वो कमज़ोर हो जाएगा कि वो मूव तक नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं पाएगा वो। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। अब क्या बोल रहा है कि विटामिन्स और मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी से क्या होता है, बहुत तरह के डिजीज और डिसऑर्डर होते हैं। तो ये सब किसके वजह से क्या होता है वो टेबल 2.3 में लिखा हुआ, इसको अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो आगे क्या है, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो इतने जो डेफिशिएंसी जो डिजीज़ हो रहे हैं प्रोटीन की वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से, विटामिन मिनरल की वजह से हो रहा है, तो इसको हम लोग कैसे दूर भगा सकते हैं, तो हम लोग दूर भगा सकते हैं सिंपल एक तरीका से, किससे, बैलेंस डाइट। जो हमारा डाइट है वो कैसा हो, बैलेंस्ड वे में हो। तो in this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different region had a common distribution. This distribution we find ensured that our meal have a balance of different nutrient needed by our body. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारा जो डाइट है, हमारा जो फूड है, चाहे हम इंडिया के किसी भी कोना में हो, किसी भी रीजन में हो, डिफरेंट तरह के हम फूड खाते हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि किसी भी तरीके का हम फूड खाएं उसमें क्या कॉमन होना चाहिए कि हमारा जो बैलेंस डाइट है, जो हमारा जो मेन 5 कंपोनेंट है और 2 अदर जो कंपोनेंट है, डाइटरी फाइबर और वाटर, ये चीज़ हमारे फूड में ज़रूर प्रेजेंट हो, चाहे हम फूड किसी भी तरीके का ले।
नेक्स्ट क्या है, टेबल 2.3 जो बताया था कि किस किस मिनरल, किस किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन कौन सा डिजीज होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो लॉस ऑफ विजन, आँख की जो रोशनी है वो कम हो जाती है, देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसका सिम्टम क्या क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हुई है, तो पुअर विजन, हमको अच्छे से क्लियर कुछ दिखेगा नहीं। जब रात होगा तो लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखेगा। और समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभार क्या होगा कि कुछ भी एकदम साफ ही कुछ नहीं दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी का सिम्टम क्या होगा, तो वीक मसल्स, हमारे जो मसल्स है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे और बिल्कुल एनर्जी तो बहुत ही कम हो जाएगा, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी ही हमारे पास नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका है विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी का पहचान क्या है कि जो हमारे मसूड़े हैं, दांत के जो मसूड़े हैं, गम, उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। उन टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कहीं भी हमारे बॉडी में किसी तरीके का घाव होता है तो उसको हील होने में, ठीक होने में काफ़ी दिन लग जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट में क्या होता है कि जो पैर होता है ना, पैर का हड्डी कैसा होता है, बेंट हो जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है। जैसे मान लो ये पैर है, इस टाइप से हो जाएगा। सिंपल जो नॉर्मल पैर होगा वो सीधा रहता है, लेकिन जिसमें रिकेट्स हो जाता है उनका पैर ऐसे हो जाता है। तो बोन बिकम्स सॉफ्ट एंड बेंट, तो रिकेट का पहचान क्या है कि जो बोन है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो बेंट कर जाता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो कैल्शियम जो होता है वो हड्डी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैल्शियम अगर नहीं होगा तो बोन और टूथ, आपके दांत जो है वो टूटने शुरू हो जाएंगे और आपकी हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसका पहचान क्या है, सिम्टम क्या है, वीक बोन, टूथ डिके, समझ गया। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्विटर या घेंघा रोग जिसको बोलते हैं, गर्दन जिसका वो फूल जाता है वो। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, गर्दन में जो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा डिसेबल हो जाता है, उनका माइंड सही से वर्क नहीं करता। नेक्स्ट क्या, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया होने से, एनीमिया का जो सिम्टम है वो क्या है, वीकनेस हो जाएगा, बहुत ही वीकनेस, ठीक। तो ये जो है किस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सा बीमारी हो रहा है और उसका सिम्टम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। अभी के साथ साथ आपको आगे के क्लास में भी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, तो जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो ये कीवर्ड्स बहुत ही आपके लिए इजी है। बैलेंस डाइट, आपको पता है कि ऐसा खाना जिसमें कि सारा न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड वे में हमारे भोजन में प्रेजेंट हो। बेरी क्या है, तो एक डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि विटामिन B1 के कमी से होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये किससे मिलता है, आलू से मिलता है, चावल से मिलता है। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी क्यों चाहिए होता है, तो किसी भी काम को करने के लिए क्या है, एनर्जी चाहिए होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फैट क्या है, ये भी हमारे फूड का एक कंपोनेंट है जो कि हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो है ये भी हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और ये जनरली किससे मिलते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स से हमको मिल जाते हैं। प्रोटीन हो गए, ये भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं और टिश्यूज़ को बिल्ड करते हैं। रफेज क्या होता है, जो डाइटरी फाइबर होता है, ये हमारे बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन हमारे बॉडी में साफ सफाई में हेल्प करता है। स्कर्वी क्या है, तो ये एक डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि विटामिन सी से होता है। स्टार्च क्या, एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, ये एनर्जी देता है। विटामिन्स क्या है, तो ये भी हमारे फूड का एक कंपोनेंट है। अब आते हैं यहाँ पे समरी पे, तो पहला लाइन क्या है, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, हमारे फूड का जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल। इनके साथ साथ क्या चाहिए होता है, डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इतना हमारा जो है फूड का मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होता है ये मेनली हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन और मिनरल जो होते हैं वो हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स क्या होता है कि हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका है बैलेंस डाइट, जो होता है वो ऑल न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है, इन राइट अमाउंट में चाहिए होता है, और साथ साथ जो 5 न्यूट्रिएंट है उसके साथ साथ रफेज और वाटर भी चाहिए होता है। तो इन सब से मिलके क्या बनता है हमारा बैलेंस डाइट।
डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। और कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे फूड में काफ़ी दिन से अगर नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, डिजीज़ या डिसऑर्डर हो जाता है। अब हम लोग फाइनल आते हैं किस पर, एक्सरसाइज पर। ठीक है, चैप्टर पढ़ने के बाद ही हम एक्सरसाइज कर पाते हैं, जो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड का कौन कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट है? तो आपको पता है 5 मेजर न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इनके साथ साथ 2 और न्यूट्रिएंट है, डाइटरी फाइबर और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। ए है द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कौन सा न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? तो इसका आंसर क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है? तो प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमको ग्रोथ और मेंटेनेंस हमारे बॉडी का करते हैं। नेक्स्ट है, ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। हमारे आँख की रोशनी को मेंटेन करने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट है, ए मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी। हमारे बोन के हेल्दी रखने के लिए, हमारे बोन को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए होता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है क्यों चाहिए होता है? तो बोन को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम 2 फूड्स रिच सोर्स इन। 2 फूड का नाम बताना है जिसमें कि फैट ज़्यादा हो या स्टार्च ज़्यादा हो या डाइटरी फाइबर ज़्यादा हो या प्रोटीन ज़्यादा हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फैट। फैट के लिए 2 सोर्स हम लोग बात करेंगे, एक प्लांट और एक एनिमल। तो प्लांट में हम लोग क्या खा सकते हैं जिसमें कि फैट ज़्यादा हो, जैसे कि पीनट खा सकते हैं, आलमंड खा सकते हैं। ठीक है, और अगर एनिमल सोर्स की बात करें तो फिश हो गया, एग हो गया, या जो मिल्क से बना हुआ जो घी रहता है, घी हो गया, उससे भी फैट ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट है आपका स्टार्च। स्टार्च किससे मिलता है? तो पोटैटो से मिलता है, राइस से मिलता है सबसे ज़्यादा स्टार्च। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर आपको किससे मिलता है? तो जो कच्चा जो वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, उनसे क्या मिलता है? डाइटरी फाइबर मिलता है। और जो होल ग्रेन वगैरह जो होते हैं वो भी डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि राइस या व्हीट, ये भी। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलता है? तो मिल्क से आपको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन हो गया, उससे भी प्रोटीन मिलता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि किससे क्या मिलता है और कुछ ना समझ आए तो आप लिख सकते हो मिल्क या पपाया। इसमें हर तरीके का न्यूट्रिएंट जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला क्वेश्चन है, बाय ईटिंग राइस अलोन, मतलब सिर्फ राइस खाने से, फिर सिर्फ चावल खाने से वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या हमारे बॉडी का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा? तो नहीं, क्योंकि सिर्फ राइस खाने से हमारे बॉडी का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि राइस क्या प्रोवाइड करता है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। और हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी न्यूट्रिएंट चाहिए, जिसके लिए अलग फूड मटेरियल्स हमको खाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। क्या बोल रहा है कि बैलेंस डाइट लेने से जितने भी तरह के डेफिशिएंसी डिजीज है उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको हम हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हाँ, कम कर सकते हैं, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट है आपका, बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। तो क्या बोल रहा है कि बैलेंस डाइट जो होता है बॉडी के लिए, उसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हाँ, बैलेंस डाइट को कंप्लीट करने के लिए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स का होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। हमारे बॉडी के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारा न्यूट्रिएंट क्या मीट अकेले प्रोवाइड कर सकता है? तो नहीं, मीट सारा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, डैश इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स होता है, यहाँ पे आप लिखोगे रिकेट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश काउजेज अ डिजीज नोन एज बेरी। किसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है बेरी? तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज अ डिजीज नोन एज। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो स्कर्वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, रतौंधी जिसको बोलते हैं, वो किसके कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। तो यहाँ पर आपका होता है ये चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये सारा क्वेश्चंस का आंसर
रिटेन वे में चाहिए, अच्छे से लिखा हुआ चाहिए, तब आपको जाना है मेकटॉस.com पर। वहाँ पर जाके आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करोगे, फिर सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, फिर चैप्टर सेलेक्ट करोगे और वहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चंस का आंसर जो है वो वीडियो लेक्चर के साथ वहाँ मिल जाएगा। इस बुक का PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्विज भी मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। तो आप ज़रूर विजिट करना क्या, मेकटॉस.com। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।